स्टीव जॉब्स की कहानी शुरू होती है एक छोटे से अमेरिकन टाउन से, जहां एक लड़का अपने देखने में आम लेकिन सोचने में बिल्कुल अलग वर्ल्ड लेकर पैदा हुआ। जॉब्स का जन्म 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी बायोलॉजिकल मदर उन्हें रख नहीं पाई। स्टीव को एक मिडिल क्लास कपल ने अडॉप्ट कर लिया, पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स। पॉल एक मैकेनिक थे, मशीन्स रिपेयर करते थे और छोटी चीज़ों को डिटेल से समझते थे। उनके हाथ में एक अलग ही मैजिक था। क्लारा एक सिंपल लविंग माँ थी जो स्टीव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, आज हम करने वाले हैं समरी स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर एसेकॉन बुक की समरी। स्टीव अपने बचपन से ही एक रेस्टलेस और क्यूरियस बच्चा था। उसके अंदर एक अलग ही स्पार्क था। वो दुनिया को समझना और तोड़ मोड़ कर नए तरीके से देखने की कोशिश करता था। एक बार उसके फादर ने गैरेज में उन्हें टूल्स और गैजेट्स के साथ काम करना सिखाया और वही गैजेट्स स्टीव का पहला लैब बन गया। उसने सीखा कि मशीन के अंदर एक सोल होती है और अगर तुम डिटेल पे ध्यान दोगे तो तुम कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। स्कूल लाइफ में स्टीव थोड़ा अलग था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन रूल्स तोड़ने वाला भी। टीचर्स तो उसे समझ ही नहीं पाते थे। कभी वो प्रैंक्स करता था तो कभी अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक्सपेरिमेंट्स करता। लेकिन एक टीचर ने उसमें पोटेंशियल देखा और बोला, ये लड़का अगर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए तो ये दुनिया बदल सकता है। स्टीव का एटीट्यूड क्लियर था। वो लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता था। टीनेज ईयर्स में आकर स्टीव का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ता गया। उसने एक और लड़के से फ्रेंडशिप की, स्टीव वॉजनियक। वॉजनियक एक जीनियस इंजीनियर था, सिंपल और इंट्रोवर्ट, लेकिन मशीन्स के लिए दिल से पागल था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। जॉब्स आर्टिस्टिक, विजनरी और थोड़ा रिबिलियस, और वॉजनिक प्योर इंजीनियर जो चीज़ों को बनाने में खो जाता हो। और ये दोनों की जोड़ी ही हिस्ट्री लिखने वाली थी। कॉलेज जाने पर स्टीव की जर्नी और इंटरेस्टिंग हो गई। उसने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ मंथ के बाद छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन उसके लिए नहीं बनी है। लेकिन छोड़ने के बाद भी क्लासेस अटेंड करता रहा। कैलीग्राफी, डिज़ाइन और क्रिएटिव के सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट था। यह छोटी सी चीज, कैलीग्राफी की क्लास, फ्यूचर में मैकिंटॉश कंप्यूटर के ब्यूटीफुल फॉन्ट्स और डिजाइन की फाउंडेशन बनने वाली थी। जॉब्स हर चीज को कनेक्ट करना जानता था, चाहे वो उस वक्त यूजलेस लगे। जॉब्स की पर्सनैलिटी में एक चीज बहुत क्लियर थी, वो परफेक्शनिस्ट था। उसे छोटी सी डिटेल में भी ब्यूटी चाहिए होती थी। वो अपनी खुद की जिंदगी को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करता था, रिफाइंड, पॉलिश और यूनिक। कॉलेज छोड़ने के बाद उसने इंडिया का सफर किया। स्पिरिचुअलिटी और सेंस की तलाश में स्टीव इंडिया आया। आश्रम्स में घूमा, मेडिटेशन सीखी और मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। ये सब एक्सपीरियंसेस ने उसकी सोच को और ब्रॉडर बना दिया। वो समझ गया कि लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंस एक क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी का होता है। फिर 1970 के दिनों में टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही थी। सिलिकॉन वैली एक नई जगह बन रही थी। गैरेज स्टार्टअप्स, यंग इंजीनियर्स और ड्रीमर्स का अड्डा। यहीं पर जॉब्स और वॉसनेक ने मिलके एक आइडिया सोचा। वॉसनेक ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो सिंपल और अफोर्डेबल था। जॉब्स ने तुरंत समझ लिया कि इसमें एक रिवॉल्यूशन छुपा है। उसने वॉच से कहा, चलो इसे एक कंपनी बनाते हैं। गैरेज में उन्होंने एप्पल शुरू किया, जॉब्स विजन के साथ और वॉच इंजीनियर के साथ। एप्पल के पहले कंप्यूटर एप्पल वन और फिर एप्पल टू ने मार्केट को हिला दिया। ये सिंपल बॉक्सेस थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचा दिया। स्टीव जॉब्स एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बन गए थे, लेकिन जॉब्स के अंदर एक फ्लॉ भी था। वो डिमांडिंग और कंट्रोलिंग था। उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता था। वो अपनी टीम को बहुत पुश करता था, उन्हें लिमिट तक ले जाता, कभी कभी रूड भी हो जाता था। लोग उसे प्यार भी करते और गुस्सा भी, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाते। मैकिंटॉश प्रोजेक्ट ने जॉब्स की क्रिएटिविटी को
पीक पर पहुंचा दिया। उसने इंसिस्ट किया कि मैक एक मास्टरपीस हो, डिजाइन में ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली हो। उसने सिंप्लिसिटी और आर्ट को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन जॉब्स की परफेक्शनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एप्पल के बोर्ड्स और मैनेजमेंट के साथ क्लैशेस हुए और एक शॉकिंग टर्न आया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस लड़के ने अपने गैरेज से कंपनी शुरू की थी उसको उसी से बाहर कर दिया गया। जॉब्स के लिए ये एक हार्ट ब्रेक था, लेकिन यहीं से उसकी कहानी का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। सोचो, एक इंसान जिसने अपना गैरेज से एक सिंपल ड्रीम शुरू किया था, जिसने दुनिया को कंप्यूटर के एक नए जमाने से इंट्रोड्यूस किया था, उसी को उसके ओन बोर्ड मेंबर ने कंपनी से पुश आउट कर दिया। 1985 का वक्त था। स्टीव जॉब्स ने खुद बोला था, इट वॉज डिवास्टेटिंग, आई फेल्ट लाइक आई वॉज किक्ड आउट ऑफ माई ओन फैमिली। उसके लिए यह सिर्फ जॉब लॉस नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी पर अटैक था। लेकिन जॉब्स का तो नेचर ही अलग था। जब भी लाइफ उसे तोड़ने की कोशिश करती, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता। एप्पल से निकलने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रिएटिविटी और विजन को रोकेगा नहीं। तभी उसने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक कंप्यूटर कंपनी थी जो हाई एंड मशीन्स बनाती थी। उसके डिजाइन और परफॉर्मेंस बहुत एडवांस थे, लेकिन मार्केट के लिए थोड़े एक्सपेंसिव और नीश कैटेगरी में। कमर्शियली नेक्स्ट ह्यूज सक्सेस नहीं बन पाई, लेकिन टेक्निकली और डिजाइन वाइज उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर ही एप्पल को रिवाइव करने में की रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट के साथ साथ स्टीव जॉब्स की जिंदगी एक और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गई। उसने एक छोटी सी एनिमेशन स्टूडियो में इन्वेस्ट किया, पिक्सर। उस वक्त किसी को लगता भी नहीं था कि एनिमेशन फिल्म्स का फ्यूचर इतना बड़ा होगा। जॉब्स ने पिक्सर को फाइनेंशियली और क्रिएटिवली बैकिंग दी, और यही स्टूडियो बाद में टॉय स्टोरी जैसे मूवीज बनाकर दुनिया को हिला देगा। पिक्सर ने एनिमेशन इंडस्ट्री को ही रिडिफाइन कर दिया, और स्टीव जॉब्स एक बार फिर से एक विनर बन गए। जॉब्स की लाइफ की इसी फेज में एक और बड़ा चेंज आया उसकी पर्सनल लाइफ में। उसकी मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई, जो एक इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड महिला थी। स्टीव और लॉरेंस की शादी हुई और उनकी फैमिली लाइफ शुरू हुई। स्टीव एक तरफ डिमांडिंग और विजनरी लीडर थे, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ एक लविंग और प्रोटेक्टिव फादर बनने की कोशिश करते। हाँ, फ्लॉज यहाँ भी थे। उसकी एक डॉटर लीजा भी थी, जो उसकी पहले के रिलेशनशिप से थी, और इनिशियली स्टीव ने लीजा को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे उसने लीजा के साथ अपना रिश्ता इम्प्रूव किया। ये सब स्टीव के कैरेक्टर का एक ह्यूमन साइड दिखाता है। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन सीखने की कोशिश करता रहा। मीनवाइल एप्पल जॉब्स के बिना स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी में इनोवेशन की कमी होने लगी, प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप होने लगे, और एप्पल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा था। बोर्ड और मैनेजमेंट कंफ्यूज थे कि कंपनी को कैसे बचाया जाए। और इसी दौरान एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। एप्पल ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट को एक्वायर किया जाए, और इस डील के साथ ही स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गए, इस बार एक सेवियर की तरह। एप्पल में वापसी आने के बाद जॉब्स ने एक ही काम पर फोकस किया, सिंप्लिसिटी और इनोवेशन। उसने देखा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग हो गए हैं। उसने तुरंत ही उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जो यूजलेस थे, और एक क्लियर डायरेक्शन सेट किया। उसके विजन सिंपल था, लेट्स मेक प्रोडक्ट दैट आर इंसेनली ग्रेट। और यहीं से एप्पल का नया चैप्टर शुरू हुआ। जॉब्स ने एक नया कल्चर बनाया एप्पल में, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर। उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां इंजीनियर और डिजाइनर्स एक सिंगल विजन पे काम करते। जॉब्स परफेक्शनिस्ट था, हर डिटेल पे नज़र रखता था, चाहे प्रोडक्ट के अंदर का चिप हो या बाहर की पैकेजिंग बॉक्स। उसके लिए एक प्रोडक्ट एक पीस ऑफ आर्ट होता था। 1998 में एप्पल ने लॉन्च किया iMac, एक कलरफुल, फ्रेंडली और ईज टू यूज कंप्यूटर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक डिजाइन स्टेटमेंट थी। मार्केट ने iMac को हैंड्स डाउन एक्सेप्ट किया,
और एप्पल एक बार फिर से जिंदा हो गया। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जॉब्स के दिमाग में एक और बड़ा रिवॉल्यूशन पक रहा था। स्टीव जॉब्स एक अलग ही सोच रखते थे। उसके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक्निकल स्पेक्स का खेल नहीं था, उसके लिए यह टेक्नोलॉजी और आर्ट का ब्लेंड था। उसने कहा था द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड, और वो खुद उन्हीं में से एक था। एप्पल का वापस उठने के साथ जॉब्स ने दुनिया को दिखाया कि विजन और एक ऑब्सेशन कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन असली धमाका अभी आना बाकी था। वो था म्यूजिक इंडस्ट्री और मोबाइल फोन्स की दुनिया को बदलने वाला रिवॉल्यूशन। 1998 में आईमैक की सक्सेस ने एप्पल को एक नई जिंदगी दी थी। मार्केट ने सडनली एप्पल को एक कूल ब्रांड की तरह देखना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स ने प्रूव कर दिया था कि वो वापस आया है और अब पुराने वाला एप्पल को दोबारा जन्म देगा। लेकिन जॉब की सोच यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसके दिमाग में एक बड़ी पिक्चर चल रही थी। वो चाहता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गीक्स के लिए ना हो, बल्कि आम इंसान के लिए भी हो, एक स्टाइलिश और इमोशनल एक्सपीरियंस। इस विजन से आया आईपॉड। 2001 में जॉब्स ने एक छोटा सा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला देने वाला था। 1000 songs इन योर पॉकेट। ये टैगलाइन सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन था। पहले लोग म्यूजिक सीडीज और वॉकमैन पे सुनते थे, जो बल्कि और इनकन्वीनियंट था। आईपॉड ने सडनली म्यूजिक को पोर्टेबल और स्टाइलिश बना दिया। और साथ में आईट्यून्स स्टोर ने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, जिसमें लोग इजीली सॉन्ग्स परचेज और ऑर्गेनाइज कर सकते थे। रिकॉर्ड कंपनीज पहले रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन इवेंचुअली उनको एप्पल के साथ डील करनी ही पड़ी। स्टीव जॉब्स ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उसका विजन फ्यूचर का डायरेक्शन सेट करता है। आईपॉड की सक्सेस ने एप्पल को हाउस होल्ड नेम बना दिया। सडनली सबके पास एक वाइट ईयरबड्स वाली इमेज आ गई थी, जो एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी थी। लेकिन जॉब्स के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके माइंड में एक और बड़ा ड्रीम था, एक फ़ोन जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। 2007 में जॉब्स ने स्टेज पे एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ एक गैजेट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, आईफोन। जब उसने कहा टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन, तब लोगों को लग रहा था कि शायद वो एक थोड़ा एडवांस फोन लॉन्च करेगा। लेकिन जो सामने आया उसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। आईफोन एकमात्र डिवाइस था जिसमें फ़ोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर सब कुछ था। सबसे बड़ा गेम चेंजर था इसकी मल्टी टच स्क्रीन, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें फिजिकल बटन की ज़रूरत ही नहीं थी। यूज़र अपनी उंगली से स्वाइप, जूम और टैप कर सकते थे, और यही एक्सपीरियंस फ्यूचर के स्मार्टफोन्स का स्टैंडर्ड बन गया। इनिशियली क्रिटिक्स ने डाउट किया था कि आईफोन चलेगा या नहीं, लेकिन मार्केट ने इसे इंस्टेंटली अडॉप्ट कर लिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े बड़े जायंट्स को अडेप्ट करना पड़ा और कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे जायंट्स धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए। एप्पल ने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था, उसने एक पूरे इकोसिस्टम बनाया था जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन परफेक्टली इंटीग्रेट होते थे। और यही एप्पल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। और फिर जॉब्स ने 2010 में एक और धमाका किया, आईपैड। तब तक लोग सोचते थे कि एक टैबलेट का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जॉब्स ने प्रूव किया कि एक बड़ा टच स्क्रीन डिवाइस लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है, रीडिंग, मूवीज, गेम्स और वेब ब्राउजिंग के लिए। आईपैड एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे देखकर क्रिटिक्स ने पहले मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे वो भी मार्केट में डोमिनेट करने लगा। स्टीव जॉब्स की एक यूनिक चीज़ ये थी कि वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ टेक्नोलॉजी के टर्म में नहीं देखता था, उसके लिए डिज़ाइन और फील इक्वली इम्पोर्टेंट थे। वो हर छोटी डिटेल पे फोकस करता, चाहे डिवाइस के अंदर के सर्किट्स हो या पैकेजिंग का बॉक्स। का मंत्र सिंपल था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स एक कल्चरल सिंबल बन गए, एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल का पार्ट। और इस सब के बीच जॉब्स की लीडरशिप स्टाइल बहुत इंटेंस हो गई थी।
वो डिमांडिंग हो गए थे, कभी कभी हार्श भी, लेकिन उनका पैशन कंटेजियस था। उनकी टीम के लोग कहते थे कि जॉब्स के साथ काम करना एक रोलर कोस्टर जैसा था, टफ भी और थ्रिलिंग भी। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे जाइंट्स भी स्मार्टफोन मार्केट में थे, लेकिन एप्पल ने एक ऐसा सीमलेस इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही विजन के अंदर डिजाइन होते हैं, और यही चीज कंपटीटर्स के पास नहीं थी। जॉब्स का कहना था कि पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू हिम। और सच में आईफोन और आईपैड से पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जिंदगी कितनी इजी और स्टाइलिश हो सकती है। 2000 के एंड तक एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक बन चुकी थी। हर नया कीनोट एक इवेंट बन जाता था जहां जॉब्स स्टेज पे अपनी ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स में खड़े होते थे और एक प्रोडक्ट्स अनवील करते थे। लोग उसके करिश्मा और स्टोरी टेलिंग के दीवाने थे। प्रोडक्ट लॉन्चेस सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होते थे, वो एक परफॉर्मेंस, एक शो होते थे जो सबको इंस्पायर करता था। लेकिन इस गोल्डन एरा के बीच एक डार्क क्लाउड भी था, जॉब्स की हेल्थ। 2003 में उन्हें पैनक्रियाज कैंसर डायग्नोस हुआ था। इनिशियली उन्होंने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई किया, सर्जरी डिले की, लेकिन इवेंचुअली उन्हें रियलाइज हुआ कि कैंसर को लाइटली लेना गलत था। हेल्थ इशू के बावजूद जॉब्स काम पे वापस आते, अपने प्रोडक्ट्स पे ऑब्सेस रहते और अपनी आखिरी सालों तक एप्पल के लिए लड़ते रहे। उनके अंदर एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे वो जानते हो कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और इसी अर्जेंसी के साथ उन्होंने इंश्योर किया कि एप्पल का फ्यूचर प्रोडक्ट उनके विजन के अकॉर्डिंग हो। आई क्लाउड और ऐप स्टोर जैसे कॉन्सेप्ट में एप्पल को और मजबूत किया और एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जिसमें हर प्रोडक्ट सीमलेसली कनेक्टेड हो। स्टीव जॉब्स अपने पीक पर एक कल्चरल आइकॉन बन गए थे। उनके फैंस उन्हें एक रॉक स्टार की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अंदर से वो एक वल्नरेबल इंसान भी थे जो अपने हेल्थ और मॉर्टेलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। स्टीव जॉब्स की हेल्थ 2003 में पैनक्रिएटिक कैंसर डायग्नोज होने के बाद से ही एक शैडो की तरह उसके साथ चल रही थी। इनिशियली उन्होंने सर्जरी और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट डिले किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन और डाइट चेंजेस से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरने के बाद उन्हें समझ आया कि कैंसर को लाइटली लेना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब उन्होंने सर्जरी कराई तब तक डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। इसके बाद के सालों में जॉब्स की हेल्थ एक रोलर कोस्टर की तरह रही। कभी वो बेटर लगते, फिर कभी कोलैप्स हो जाते, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, उनका ऑब्सेशन और डेडिकेशन एप्पल के लिए। जितनी भी एनर्जी उनके पास होती, वो उसे अपने प्रोडक्ट पे लगाते। अपने आखिरी सालों तक जॉब्स ने इंश्योर किया कि एप्पल फ्यूचर प्रूफ रहे। 2007 के बाद के दिनों में आईफोन ने एप्पल को एक सुपर पावर बना दिया था। ऐप स्टोर लॉन्च होने के बाद एक नया इकोनॉमी क्रिएट हुआ। डेवलपर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसमैन के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म। जॉब्स का विजन एक बार फिर सही साबित हुआ, लेकिन जॉब्स के लिए ये सब सिर्फ पैसा या बिजनेस का खेल नहीं था, ये एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंसान के इमोशंस के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन हेल्थ इशू बार बार इंटरफेयर करती। 2009 में उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो वापस स्ट्रॉन्ग लगने लगे। एप्पल के कीनोट्स इवेंट में वो अब भी अपने ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स में स्टेज पे आते और नए प्रोडक्ट्स दिखाते। हर इवेंट में लोग सोचते शायद ये उसका लास्ट हो, लेकिन वो फिर आते और एक और आइकॉनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते। और 2010 में जब आईपैड लॉन्च हुआ तब भी उसकी हेल्थ फ्रेजाइल थी, लेकिन उसका करिश्मा इंटैक्ट था। वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते वक्त एक बच्चे जैसे एक्साइटमेंट दिखाते, जैसे कहता हो देखो मैंने क्या बनाया है। ऑडियंस भी समझ रही थी कि वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट विटनेस कर रहे हैं। जॉब्स का एक और साइड इसी दौरान सामने आया, उसकी फैमिली के साथ रिश्ता।
लॉरेंस और बच्चे उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे। स्टीव अपनी बेटी लीजा के साथ भी अपना रिश्ता हील करने की कोशिश करता रहा। जो इंसान दुनिया के लिए एक टफ डिमांडिंग बॉस था, घर में एक केयरिंग हस्बैंड और फादर बनने की कोशिश करता था। उसके लिए आखिरी सालों में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही उसकी स्ट्रेंथ बने। अगस्त 2011 में जॉब्स ने फाइनली एप्पल के सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया। उसने अपने लेटर में लिखा, I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple CEO, I would be the first to let you know. Unfortunately, that day has come. ये एक इमोशनल मोमेंट था एप्पल के एम्प्लॉयज और पूरी फैमिली के लिए। उसने टिम कुक को अपना सक्सेसर बनाया जो उसके विजन को आगे ले जा सके। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 56 साल की उम्र में एक ऐसा इंसान चला गया जिसका इम्पैक्ट जनरेशन तक फील होगा। उसकी डेथ के बाद पूरी दुनिया शौक में थी। एप्पल स्टोर के बाहर लोग कैंडल जला रहे थे, नोट्स लिख रहे थे, फूल रख रहे थे, जैसे किसी पॉप स्टार या स्पिरिचुअल लीडर को ट्रिब्यूट दिया जाता है। स्टीव जॉब्स के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन हमेशा रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो एरोगेंट, कंट्रोलिंग और हाश था, और ये बात सही भी है। वो कभी कभी अपनी टीम के साथ रूथलेस हो जाता, लेकिन उसके साथ ही एक और ट्रूथ भी है। वो एक विजनरी था, एक आर्टिस्ट था जो मशीन्स के अंदर सोल देता था। उसने टेक्नोलॉजी को इंसान के इमोशन के साथ मर्ज करके एक नई दुनिया क्रिएट की। जॉब्स की फिलोसफी सिंपल थी, फोकस, सिंप्लिसिटी और एक्सीलेंस। वो कहते थे, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स इवन बी हियर। और सच में उसने एक डेंट बना दिया। एप्पल के प्रोडक्ट्स ने सिर्फ एक कंपनी को सक्सेसफुल नहीं बनाया, उन्होंने ह्यूमन लाइफस्टाइल को रीडिफाइन कर दिया। आज हम अपने फोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स को सिर्फ गैजेट्स नहीं समझते, बल्कि अपनी आइडेंटिटी का पार्ट समझते हैं। और ये कल्चर स्टीव जॉब की वजह से ही आया। वॉल्टर इज़ेकॉन कहते हैं कि जॉब्स कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ वो परफेक्शनिस्ट और कंट्रोल फ्रीक, दूसरी तरफ एक इंस्पायरिंग लीडर। एक तरफ वो कभी रूड और इम्पेशेंट, दूसरी तरफ क्रिएटिव और विजनरी। लेकिन शायद इसी कॉन्ट्राडिक्शन ने उसे यूनिक बनाया। उसके जाने के बाद भी एप्पल ग्रो करता रहा, लेकिन लोग कहते हैं कि जॉब्स के बिना एप्पल का ऑरा अलग है। जॉब्स के प्रेजेंस एक मिथ जैसा था। उसका लाइफस्टाइल, उसका टेस्ट और उसका ऑब्सेसिवनेस ही एप्पल को अलग बनाता था। स्टीव जॉब्स की कहानी एक रिमाइंडर है कि दुनिया को चेंज करने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि करेज और क्रेजीनेस भी चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स देखे, बिट्रेयल देखे, हेल्थ स्ट्रगल देखे, लेकिन उसने हर बार अपने विजन को जिंदा रखा। और इसी वजह से आज भी लोग उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। जॉब्स ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और शायद यही उसका सबसे बड़ी लेगेसी है। अपना पैशन फॉलो करो, अपनी सोच पे बिलीव करो और दुनिया को अपने तरीके से शेप दो। बाय।